Friends, this is me Pankaj, and today we are gonna analyze the pattern and the change of pattern in the essay question paper of UPSC. तो लास्ट 10 इयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं एससी के, उसको हम लोग देखेंगे टॉपिक बाय टॉपिक किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आगे किस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना है। यू नो दैट यूपीएससी में जो है ऐसे पेपर वो होता है अराउंड कितने 250 मार्क्स के, राइट। तो आपको अगर पैटर्न पता नहीं है तो ये 250 मार्क्स के होते हैं और इसमें टू एसेज आते हैं। कितने एसेज आते हैं? टू एसेज आते हैं 125 मार्क्स के ईच। सो यू हैव टू राइट एसे ऑन टू टॉपिक्स, ठीक है। और हर एक टॉपिक और हर एक ऐसे जो है 125 मार्क्स का होता है। वर्ड लिमिट लगभग होती है 1500 वर्ड्स पर ऐसे, ठीक है। तो 3 घंटे में आपको दो ऐसे लिखना होता है और इन दो ऐसे से आपके मार्क्स जो है दे कैन एक्चुअली गो फ्रॉम 100 टू 160। तो आई हैव माई सेल्फ गॉट 156 मार्क्स इन 2016 अटेम्प्ट, ठीक है। तो एसेज में स्कोरिंग इतनी टफ नहीं होती है अगर आपकी लैंग्वेज की पकड़ है, ठीक है। व्हाट यू नीड टू एम्फोसाइज इज कि आपकी जो लैंग्वेज है दैट नीड्स टू बी गुड, ठीक है। लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए आपकी। और आपको जो अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो ना, तो आपको कोट्स आने चाहिए इंग्लिश के। आपको जो पोएट्रीज हैं, अगर आप लिटरेरी ऐसे लिख रहे हो तो पोएट्री की कोट्स आनी चाहिए, ठीक है। आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस पे पकड़ होनी चाहिए, बढ़िया इडियम्स एंड फ्रेजेस। और अगर इस चीज में आपकी कमजोरी है हल्का सा, तो यू नीड टू एम्फसाइज ऑन essays which are technical. Not to say that technical इस चीज में लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस नहीं होगा। लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस हर एक ऐसे में होगा। सो दिस यू नीड टू इम्प्रूव। अगर आपको लगता है कि आपके लिए लैंग्वेज इज अ चैलेंज, तो आप अभी से काम करना शुरू कर दो, ठीक है। बाकी इस पेपर में हम लोग स्ट्रेटेजी पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ना ही टेक्निक पे कैसे कि इसको लिखते हैं, राइट। फॉर दैट आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ एस्से राइटिंग। तो इस पे मेरा कल परसों में एक नया वीडियो आएगा, आप उसको देखना कि एक एक्सेलेंट एस्से कैसे लिखा जाए जिससे आपके 150 से 160 नंबर के बीच में इजिली आ जाए, ठीक है। यही सेम चीज आपको जो एस्से में लगानी पड़ती है लैंग्वेज वाला खोल, आपका एथिक्स में भी होगा। सो यू शुड एम्फोसाइज योर एथिकल पॉइंट ऑफ व्यूज, और जो एथिक्स का आपका पेपर उसको बढ़िया से तैयार करो। तो एक मैं आपको जो सिंपल सा मंत्र दे देता हूँ, अगर आपका एथिक्स का पेपर बढ़िया होगा, ठीक है, तो आपका एसए का पेपर भी बढ़िया होगा। क्योंकि जो एथिक्स में आपका फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप होता है, वो आपको इनडायरेक्टली एसए में भी एड करेगा। और आप देख रहे हो इस समय जो ट्रेंड आ रहा है, वो क्या हो रहा है, इट इज मोर टूवर्ड्स फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल एसेज, ठीक है। और कोट बेस्ड, किस तरह के एसेज आ रहे हैं? कोट्स बेस्ड। आपको एक बढ़िया सी लाइन दी रहेगी किसी ऑथर या किसी स्कॉलर की, और आपको उसको एलिब्रेट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ इट्स हिडन मीनिंग, ठीक है। हिडन और अंडरलाइनिंग मीनिंग। तो होता है ना, एक जो ऊपर से देखने पे लगता है वो अंदर से नहीं होता। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस। तो आपको धीरे धीरे अपने नोट्स को अपग्रेड करना है। एक ऐसे की सेपरेट नोट्स बनाइए, ठीक है। उसमें जो ट्रेंड है उसकी एनालिसिस कर लीजिए, कोट्स लिखते रहिए, ठीक है। अगर एग्जाम्पल कोई ऐसा एथिकल कुछ नया हो रहा है आपके पॉलिटिक्स में, सोसाइटी में, एथिकल एग्जाम्पल्स विच यू कैन कोट, तो एग्जाम्पल्स का कलेक्शन भी करते रहना है। तो ये सब चीजों को ध्यान रखना है। इसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा एस्से राइटिंग पे होगा। अभी हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम लोग ट्रेंड की एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम अपना 2023 का पेपर। देखो, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हुई है 2023 में, आपको देखो इसमें मैक्सिमम जो टॉपिक्स हैं सब क्या है, इस तरह से कोट्स की तरह है, ठीक है। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है? थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन अपोजिट टीम। तो क्या कह रहा है, जो थिंकिंग है आपकी, बढ़िया थिंकिंग निखर के कभी आएगी, जब निखरेगी। आपका जो विचार होता है, थिंकिंग का तरीका होता है, जब वो अंडर प्रेशर होगा, ठीक है। अंडर प्रेशर होगा, या सोसाइटी में कोई चैलेंज हो, या पॉलिटिक्स में कोई चैलेंज हो, और आप जब प्रेशर में पड़ोगे, तभी बढ़िया थॉट्स निकल के आते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, थिंकिंग इज लाइक अ गेम। तो जैसे कि गेम में जो है, जब तक अपोनेंट नहीं होगा आपका बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं जाएगा। जितना बढ़िया अपोनेंट होगा उतना ही बढ़िया खिलाड़ी का परफॉर्मेंस जाता है, ये आपको पता होगा। तो इसीलिए देखो कि जब कठिन टीम होती है, या मान लो जैसे इंडिया का क्रिकेट मैच है, तो जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा या पाकिस्तान के खिलाफ होगा,
तो आपको गेम देखने में मजा आएगा, क्योंकि हर खिलाड़ी अपना बेहतर करने की कोशिश करता है। लेकिन वही जब कोई कमजोर टीम होगी तो मजा नहीं आता है। तो कहने का ये मतलब है कि कोई थिंकिंग हो या कोई थॉट हो, कोई सोशल थिंकर है, कोई पॉलिटिकल थिंकर है, कोई फिलोसॉफिकल थिंकर है, या वी एज अ पर्सन जनरल, अगर हम कभी थिंकिंग करते हैं तो वो बढ़िया तभी होगा जब आपके सामने चैलेंज हो। ठीक है। अब ये एक तरह से क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ अ कोट, आपको इसको एलेबोरेट करना है। सेकंड क्वेश्चन देखो, विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपेंस एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक। अब ये क्या है, डिसीजन मेकिंग के ऊपर क्वेश्चन है, और किस तरह के सिचुएशन में बढ़िया डिसीजन मेकिंग की, विजनरी मतलब लॉन्ग टर्म, दूर का देख के जब आप चलोगे तो उसको क्या बोलते हैं, विजनरी। तो ये क्या कह रहा है कि डिसीजन मेकिंग बढ़िया विजनरी कब होगी, जब उसमें इंट्यूशन और लॉजिक दोनों हो। तो आपको इंट्यूशन पता क्या है, अब देखो यही है, यहाँ पे वोकैब का गेम है। आप एक काम करना, हिंदी वाले पेपर के आंसर उसको देख लेना, टॉपिक को भी, वहां पे कई बार अगर आपको वर्ड मीनिंग ना पता हो तो हिंदी वाले क्वेश्चन को देख लो। ठीक है। फॉर दोज हु आर हैविंग हिंदी मीडियम एज देयर मदर लैंग्वेज, यू कैन लुक एट दिस। अब यहाँ पे इंट्यूशन मतलब क्या होता है, जो लॉजिकल ना हो पर आपके दिमाग में एक तरह से इसको कह सकते हो आप गट फीलिंग। ठीक है। गट फीलिंग, कई बार हमको लगता है ना, बस लगता है ये चीज गलत होने वाली है, उसका कोई लॉजिक नहीं होता, कोई दिमाग में कोई आप थिंकिंग नहीं होती, बस हमें लगता है हाँ ये चीज सही है ये गलत है। तो उस चीज को क्या बोलते हैं हम, इंट्यूशन। मतलब जब आपको लगे कि क्या सही है, गट फीलिंग जो है। दूसरा क्या है, लॉजिक। तो इन दोनों में जब क्या होगा, समन्वय होगा। ठीक है। व्हेन देयर इज इंटरसेक्शन, व्हेन बोथ विल मीट टुगेदर, तभी क्या है, हमारी विजनरी डिसीजन मेकिंग होगी। ये तो हो गया ओवरऑल क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। अब ये क्या है, एक तरह से दिस इज नॉट अ कोट, बट यस दिस कैन बी रिटन एज अ कोट, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो एक तरह से एक तरह से क्या है, दिस इज अ लाइन फोकस। कीवर्ड क्या है इसमें, डिसीजन मेकिंग, और सेकंड इज लॉजिक और इंट्यूशन। इसको जो है बुन करके आपको एग्जाम्पल लेना है। ठीक है। तो ऐसा कौन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जेएल नेहरू है। ठीक है। तो उनकी क्या थिंकिंग लॉजिकल थी और उसमें इंट्यूशन था। तो जो भी आप वर्ल्ड लीडर्स को देखोगे जो बेहतरीन डिसीजन मेकर्स हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सभी जो, और पुराने महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, इन सब की आप लाइफ को देखना, टैगोर है, इन सब पे देखो, जिन्होंने महान डिसीजन मेकिंग की है, जो अपने देश को बहुत आगे ले गए हैं, उनके अंदर आप देखोगे ये दोनों फैक्टर्स मिलेंगे और उनका सामंजस्य मिलेगा। राइट। तो ये तो हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, नॉट ऑल हु वेंडर आर लॉस्ट। वेंडर मतलब क्या होता है, घूमना। वेंडर मतलब क्या होता है, घूमना। अब ये भी क्या है, इट इज अ कोट। तो जो भी घूमते हैं वो सभी खो नहीं जाते हैं। कहने का क्या मतलब है, वो सभी जो घूमते हैं या टहलते हैं वो सभी खो नहीं जाते हैं। तो इसको आप दो तरीकों से समझ सकते हो। एक तो वो है कि जो ट्रेवल करते हैं, एक एक्सप्लोर करने की आदत होनी चाहिए आपके अंदर। कह रहा है कि जो भी एक्सप्लोर करेंगे वो सभी खोएंगे नहीं, कहीं ना कोई अपने मंजिल पे पहुंचेगा या कुछ ना कुछ नया डिस्कवर करेगा। राइट। सो इट इज अबाउट टेकिंग न्यू थिंग्स, अबाउट एक्सप्लोरिंग। क्वेश्चन इज अबाउट, आपको एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। आप कभी भी डर के मारे ऐसा मत करो कि एक्सप्लोर ही मत करो, ट्राई ही मत करो नई चीजें। राइट। तो इनोवेट करो। दिस इज अबाउट इनोवेशन, एक्सप्लोरेशन, ट्राइंग न्यू थिंग्स। और ऐसा करने में कोई जरूरी नहीं कि आपको असफलता ही हाथ लगे। तो वास्को डे गामा जो है, जैसे जो एक्सप्लोरर थे, मैगलन फॉर एग्जांपल, मैगलन था, वास्को डे गामा थे, ये सभी क्या थे, तो ये सब एक तरह से एक्सप्लोर कर रहे थे वर्ल्ड को, और ऐसा नहीं है कि वो लॉस्ट हो गए। ठीक, वो अपने वर्ल्ड पे लौटे भी, अर्थात उनको सफलता मिली। So their effort did not go waste. This is what the question is trying to ask from you. अब इसके आपको बिल्ड करना पड़ेगा, पर ये भी कोट ही है। चौथा क्वेश्चन देखो, इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिविटी स्प्रिंग्स फ्रॉम द एफर्ट टू लुक फॉर अ मैजिकल इन द मुंडेन। मुंडेन क्या होता है, बोरिंग। इसका मीनिंग क्या होता है, समथिंग दैट इज बोरिंग, नॉट इंटरेस्टिंग, इसको बोलते हैं मुंडेन। मैजिकल क्या होता है, जादुई। तो आप जब बोरिंग में भी समथिंग इंटरेस्टिंग फाइंड कर लोगे या एफर्ट करोगे उसका, तब क्या होगा, क्रिएटिविटी वहीं से निकलेगी। स्प्रिंग करने मतलब होता है डेवलप होना, स्प्रिंग्स मतलब डेवलप होना। ठीक है। तो इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिविटी स्प्रिंग्स
फ्रॉम द एफर्ट्स टू लुक फॉर द मैजिकल इन द मुंडेन। तो जब आप बोरिंग में भी इंटरेस्टिंग खोजने की कोशिश करोगे या आपकी वो काबिलियत डेवलप हो जाएगी, तो क्या होगा, आपको क्रिएटिविटी जो है करने के लिए एक इंस्पिरेशन मिलेगा। ठीक है, इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिविटी स्प्रिंग्स फ्रॉम द एफर्ट टू लुक फॉर द मैजिकल इन द मुंडेन। राइट, तो इंस्पिरेशन क्रिएटिविटी के लिए कहाँ से मिलता है, इस प्रोसेस से मिलेगा। तो दिस इज अ बिट ऑन द टफर साइड। ठीक है, अब आपको इसको लिखने के लिए जो है थोड़ा सा दिमाग ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, और कहीं से कोई एग्जांपल लो या कोई ऐसा छोटा सा स्टोरी शुरू करो। ठीक है, वहां से इस चीज को आगे बढ़ा सकते हो। राइट, अगला देखो, गर्ल्स आर वेट डाउन बाय रिस्ट्रिक्शंस। देखो, आपको पता है हर साल लगभग एक जेंडर इक्वालिटी पे एक क्वेश्चन आता है। राइट, तो कई बार, जैसे एक बार आया था, डेवलपमेंट नीड्स टू बी एंडेंजर, सॉरी, एनजेंडर्ड। राइट, तो पहले जो है डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते थे, इस बार क्या है, क्वेश्चन का नेचर चेंज हो गया है। ये भी क्या है, इवन जेंडर इक्वालिटी हैज बीन आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ कोट, गर्ल्स आर वेट डाउन बाय रिस्ट्रिक्शंस। तो क्या है, लड़कियों पे पाबंदियां लगती हैं, लड़कियों पे पाबंदियां लग जाती हैं, जिससे उनका जो कैरियर है या उनकी जो सफलता है या उनका जो पोटेंशियल है, वो क्या होता है, नीचे चला आता है। राइट, तो गर्ल्स आर वेट डाउन बाय रिस्ट्रिक्शंस वाइल द बॉयज विद डिमांड्स। बॉयज के ऊपर क्या होता है, बहुत ज्यादा उनसे उम्मीदें लगा दी जाती हैं। डिमांड्स मतलब क्या है, कि मेरा बेटा आईएएस बनेगा, डीएम बनेगा, पीएम बनेगा, सीएम बनेगा। मतलब कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा, उसके ऊपर माँ बाप शुरू से इतना प्रेशर डाल देते हैं कि उसके जो ओवरऑल होता है वो बर्डन से एक बार दब जाता है। तो जो उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है, सपोज करो कि कोई बच्चा जो है उसके अंदर म्यूजिकल इंस्टिंक्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन जो डिमांड्स हैं नौकरी पाने वाली, वो क्या करेंगे, उसकी म्यूजिकल इंस्टिंक्ट्स को किल कर देंगे। वो कभी अपने इस जो उसकी इंस्टिंक्ट थी नेचुरल, उसको निखार ही नहीं पाएगा। तो क्वेश्चन का कहना यही मतलब है कि जो महिलाएं हैं, जो गर्ल्स हैं, उन पे क्या है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो उसके पोटेंशियल को, क्रिएटिविटी को खत्म कर दे रहा है। लेकिन बॉयज के साथ क्या हो रहा है, उनके पास डिमांड ज्यादा है। सोसाइटी, फैमिली उनके ऊपर इतना डिमांड्स कर देती है कि वो उस बर्डन के तहत दब जाते हैं, और उनकी जो नेचुरल क्रिएटिविटी है, जिसको वो निखार सकते हैं या जिसमें वो ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, उनको वो करने का मौका नहीं मिल पाता है। राइट, सो इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ट्राई करो इसको लिखने को। अगला देखो, मैथमेटिक्स इज अ म्यूजिक ऑफ रीजन। अब ये जो है, दिस इज ऑल्सो अ कोट, नो डाउट, ये भी कोट है, पर दिस इज ऑन द टफर साइड। इसको लिखना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा आपके लिए। ओके, तो अब देखो, मैथमेटिक्स इज अ म्यूजिक ऑफ रीजन। अब यहाँ पे जो की वर्ड्स हैं आपको, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, रीजन, ये तीन की वर्ड्स हैं यहाँ पे। रीजन मतलब रैशनैलिटी, रीजन मतलब रैशनैलिटी या लॉजिक। ठीक है, तो इफ ए लीड्स टू बी एंड बी लीड्स टू सी, देन क्या होगा, ए ऑल्सो लीड्स टू सी। ये क्या है, लॉजिक। इसको हम बोलते हैं कि ए अगर बी की तरफ इशारा करता है, बी सी की तरफ, या ए बी की तरह है और बी सी की तरह है, तो ए और सी में भी सिमिलैरिटी होनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं लॉजिक, रीजन इसी को होता है। तो मैथ्स में जैसे जो भी चीजें होती हैं, दे आर मैथमेटिकल एंड लॉजिकल, तो उसमें रीजन होता है। तो हमेशा जब भी आप 2+2 करोगे 4 ही आएगा। राइट, 8 into 4 करोगे 32 ही आएगा। तो इसमें हमेशा लॉजिक और रीजन होता है, मतलब एक डेफिनेट चीज ही आएगी। तो अगर आप इनपुट ये दोगे तो आउटपुट ये मिलेगा। तो ये चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रैशनैलिटी। तो जब आप कॉज और इफेक्ट, इसकी जो है एक रिलेशनशिप हो, तो क्या बोलते हैं हम, कॉजल रिलेशनशिप। अगर कॉज और इफेक्ट में ऐसी कोई रिलेशनशिप है, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये रैशनल है। तो जब भी हम, अब अगर ह्यूमन थिंकिंग की बात की जाए, तो जब हम बहुत ही सोच विचार के काम करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रैशनल थिंकिंग। रैशनल थिंकिंग में माइंड एक्टिव होता है ज्यादा। ठीक है, इसका अपोजिट क्या होगा, इमोशन, इमोशनल थिंकिंग। वहां पे लोग बोलते हैं हार्ट का या गट का इस्तेमाल करते हैं। राइट, तो जैसे आपने कभी, किसी ने आपको बहुत तेजी से मार दिया, और आप जीतने की सिचुएशन में नहीं हो, पर आप पलटवार कर दो और फिर और बुरा पिट जाओ, तो ये हुआ इमोशनल। माइंड क्या होगा, मान लो आप जीतने की पोजीशन में नहीं हो, आपको किसी ने मारा पर आप जीत नहीं सकते हो, तो माइंड के हिसाब से कह लोगे तो क्या क्या बोलेगा रैशनैलिटी, कि वेट करो। क्या बोलेगा, वेट करो,
अपने अच्छे टाइम के लिए, जब आप मजबूत हो जाओ, और जब उसे अकेले में पाओ कहीं पे मजबूती में, तब उसको पकड़ के तोड़ दो। दिस इज कॉल्ड रीजन। तो हमेशा आप जो है दिमाग लगाओ कि आप जीतोगे कब, राइट? व्हेन विल यू विन, और व्हेन यू विल बिकम प्रॉफिटेबल। तो जब आप अपने दिमाग को लगा के चीजों को विश्लेषण करोगे, एनालिसिस करोगे, दैट इज कॉल्ड रैशनैलिटी। अब मैथमेटिक्स में ये रैशनैलिटी होती है क्योंकि उसमें एक डेफिनेट रिलेशनशिप्स होते हैं। ये करोगे तो ये होगा, राइट? तो अब देखो, इसमें एक टर्म आ रहा है म्यूजिक। मैथमेटिक्स इज अ म्यूजिक ऑफ रीजन। म्यूजिकल चीज क्या होती है? म्यूजिकल चीज में भी क्या होता है? एक डेफिनेट पैटर्न होता है, एक ब्यूटी होती है। म्यूजिक में क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी नोट्स होती हैं उसमें एक डेफिनेट पैटर्न हो, वो चीजें रिपीट होती है तभी कानों को अच्छी लगती हैं। तो दो चीजें, जो चीज म्यूजिकल होगी उसमें एक डेफिनेट पैटर्न होगा, एक डेफिनेट रिलेशंस होगा, दूसरी चीज होगी उसमें ब्यूटी होगी। ठीक है? म्यूजिकल, एनीथिंग विच इज म्यूजिकल, उसमें एक डेफिनेट होगा और एक ब्यूटी होगी। तो मैथमेटिक्स में क्या है? दोनों चीजें होती हैं। यस, होती हैं। तो यही कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जब मैथमेटिक्स होती है उसमें क्या होता है? एक रैशनैलिटी है, और उस रैशनैलिटी की वजह से क्या होता है? वो चीजें म्यूजिकल लगती हैं। इट इज एज ब्यूटीफुल एज म्यूजिक। ठीक है? तो उसमें कोई रफ एजेस नहीं है, कोई ऐसी चीजें नहीं है कि आप जो है परेशान हो जाओ। ठीक है? कोई अनएक्सपेक्टेड चीजें नहीं है, राइट? इट इज ब्यूटीफुल। देयर इज नो अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, दैट्स व्हाई यू कैन कॉल इट म्यूजिकल। तो इसको और आप देखना, ट्राई करना आंसर लिखने का। अगला क्वेश्चन देखो। A society that has more justice is a society that needs less charity. अब ये पॉलिटिकल फिलोसफी का क्वेश्चन है, और एथिक्स का भी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। तो जो लोग पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं, दे कैन राइट इट बेटर क्वेश्चन, क्योंकि उन लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है जस्टिस का, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाता है। तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक पिक करना चाहिए, उनको लिखना चाहिए। तो क्या बोल रहा है कि ऐसी सोसाइटी जहाँ पे जस्टिस ज्यादा है। जस्टिस मतलब क्या होता है? न्याय। और न्याय क्या होता है? अगर आप प्रियम्बल पढ़ो, तो जस्टिस कैन बी, इट कुड बी सोशल, इट कुड बी पॉलिटिकल, एंड इट कुड बी इकोनॉमिक। तीन तरह की जस्टिस की हमारा प्रियम्बल बात करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या कह रहा है कि ऐसी सोसाइटी जहाँ पे जस्टिस है, वहां पे चैरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मतलब हुआ? कि अगर लोग के साथ जस्टिस हो रहा है तो उनको सोशल जस्टिस मिलेगा, मतलब उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ऐसा कास्ट वाला, क्लास वाला डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। दूसरी चीज क्या होगा? पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसका मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, आपकी कास्ट क्या है, आपकी जात क्या है, आपका धर्म क्या है, आपका लिंग क्या है, उन सबके बेपरवाह होते हुए आपको जो भी पॉलिटिकल पोस्ट है वो मिलेंगी, आपके पॉलिटिकल राइट्स आपको मिलेंगी, राइट? ये वाला इकोनॉमिक में क्या है? कि जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, नौकरियां हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, सर्विसेज हैं, और कोई बहुत गरीब बहुत अमीर नहीं होगा। ठीक है? तो इकोनॉमिक जस्टिस मतलब क्या होगा? कि हर किसी का वेल बीइंग हो, राइट? तो इकोनॉमिक जस्टिस, इफ यू रिमेंबर आवर, दो चीजें यहाँ पे आपको, प्रियम्बल, ठीक है, और इसके साथ साथ डीपीएसपी। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 39 बी सी, जहाँ पे आप क्या बात करते हो? कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, और हर किसी के पास लाइफ के लिए डिसेंट अपॉर्चुनिटीज रहें, लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज रहें। तो ये सब चीजें हो जाएंगी जस्टिस की। और अगर ये चीज इंश्योर होगी तो कोई बहुत ज्यादा गरीब रहेगा नहीं सोसाइटी में। व्हेन देयर इज इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, तो कोई भी इतना ज्यादा गरीब नहीं रहेगा कि चैरिटी की जरूरत पड़े, राइट? तो कोई भी सोसाइटी, फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर जस्टिस सही से काम करने लगे, इकोनॉमिक जस्टिस स्पेशली एंड सोशल जस्टिस, तो चैरिटी की जरूरत खत्म हो जाएगी, क्योंकि तब सब लोग इतने काबिल हो जाएंगे कि अपना जो भी जीवन है उसका निर्वहन सही से कर सकते हैं, ठीक? तो ये क्वेश्चन आपको उस डायरेक्शन में लेके जाना है कि चैरिटी खत्म हो जाएगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी चैरिटी की, जब जस्टिस प्रिवेल करने लगेगा। तो अभी इंडिया में या इनफैक्ट किसी भी कंट्री में परफेक्टली जस्टिस सिस्टम है नहीं। कुछ कंट्रीज हैं जो थोड़ा ज्यादा जस्ट हैं, कुछ कंट्रीज हैं जो थोड़ा कम जस्ट हैं। तो इंडिया में स्पेशली सोशल जस्टिस की बहुत ज्यादा दिक्कत है। इकोनॉमिक जस्टिस की भी प्रॉब्लम्स है, पॉलिटिकल जस्टिस की भी प्रॉब्लम्स है, बट इन टर्म्स ऑफ सोशल जस्टिस वी आर मोर बिलो और मोर बैकवर्ड्स। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 2023 का क्या है। एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स, एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज फॉरगॉटन व्हाट वन हैज लर्नड इन द स्कूल। अब देखो ये क्या है, इसके डीप मीनिंग है। अब आप जो करते हो रोज, एक होता है वर्ड लिटरेट, आप लिटरेट हो, ठीक है? क्या बोलते हो? आप लिटरेट हो, तो कोई भी एनीबडी हु कैन राइट हिज और हर नेम इज कॉल्ड लिटरेट।
आपको पता होगा ना। तो जो हमारा सेंसस होता है उसका ये डेफिनेशन है लिटरेसी का। कोई भी जो अपना नाम लिख ले वो लिटरेट है। तो आप लिटरेट हो, आप एजुकेटेड हो, ठीक है। अब एजुकेटेड के टर्म्स में क्या आप डिग्री पाए हो सिर्फ? आप डिग्री पाए हो तो आप एजुकेटेड हो? ये भी नहीं सही है। तो यहाँ पे एजुकेशन मतलब क्या होता है? वॉट एवर यू हैव लर्न एंड दैट रिमेन्स विद यू। जब आप जो पढ़े हो भूल गए हो, मतलब इन टर्म्स ऑफ आप चैप्टर्स पढ़े होगे बहुत सारे, क्या है, और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, तो उसमें सब चीजें तो आपकी याद नहीं रहेंगी। पर एक ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी निखर के आती है, राइट? आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन, your personality develops and it develops towards becoming a better human being, ठीक है। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि एजुकेशन क्या है? जो ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होता है, राइट, इन टर्म्स ऑफ योर बिहेवियर, हाउ यू आर बिहेविंग टुवर्ड्स द वनरेबल सेक्शन, टुवर्ड्स द यंगर पीपल। तो आपके छोटे के साथ बर्ताव कैसे है, उन लोगों के साथ जो गरीब हैं, कमजोर हैं, उनके साथ आपका बर्ताव कैसा है। तो जो आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, सोसाइटी के अंदर, वही एक्चुअली आपके एजुकेशन की मीनिंग है। इसका मतलब आप कितना एजुकेटेड हो, दिस कैन बी मैनिफेस्टेड और दिस कैन बी रिफ्लेक्टेड बाय हाउ गुड योर बिहेवियर इज इन द सोसाइटी, हाउ यू डील विद पीपल इन योर सोसाइटी, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी कि जो आप पढ़े हो वो भूल जाओ, ठीक है। आपको टेबल्स भूल गई हैं, कैलकुलेशंस भूल गए हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भूल गया है, बायोलॉजी की चीजें भूल गई, फिजिक्स केमिस्ट्री फॉर्मूले भूल गए हैं, तो उस तरह की चीजों से मैटर नहीं है। एजुकेशन क्या है कि आपको जो याद रहता है, और याद कहाँ रहता है? आपके बिहेवियर में, राइट, आपके बिहेवियर में ही। तो वही एजुकेशन का असली मतलब है कि आप बिहेव कैसे कर रहे हो। तो अगर आप बढ़िया बिहेवियर दिखा रहे हो अपने समाज के प्रति, अपने यंगर जनरेशन के प्रति, तो इसका मतलब क्या है कि आप जो है वेल एजुकेटेड हो, राइट। आप समाज की जो काम है उनको सही से कर रहे हो। आपकी जो प्रोफेशनल ड्यूटीज है, राइट, योर प्रोफेशनल ड्यूटीज, उनको आप बढ़िया से निर्वहन कर रहे हो। तो दीज आर ऑल दैट रिफ्लेक्ट्स कि आपकी एजुकेशन अच्छे तरीके से हुई है। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2023। 8 क्वेश्चन आए हैं, सभी ज्यादातर कोट्स के फॉर्म में आए हैं, राइट। दीज आर ऑल इन फॉर्म ऑफ कोट्स। तो आपको कोट्स की बुक, मेरे ख्याल से कोई ना कोई एक आध कोट्स की बुक खरीद लो या नेट से डाउनलोड कर लो, राइट। बहुत सारी हैं, और उनकी मीनिंग निकालने की कोशिश करो कि उनकी मीनिंग क्या होगी, राइट। समटाइम्स जो मीनिंग ऊपर से दिख रही सेंटेंस पढ़ने में होती नहीं है, उसकी डीप मीनिंग्स भी होती हैं, राइट। तो जो डीप मीनिंग्स होती हैं उनको आपको डिस्कवर करना है, ओके। तो ये चीज करने की स्किल आपको डेवलप करने की जरूरत पड़ेगी। तो अगले वाले वीडियो में हम 2022 का पेपर एनालाइज करेंगे, उनके हर एक क्वेश्चन का मीनिंग समझेंगे, और इसके बाद आप उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। प्लस एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आंसर राइटिंग की स्किल्स के बारे में सिखाऊंगा आपको कि कैसे जो आंसर है डेवलप किया जाए, ऐसे को डेवलप कैसे किया जाए, ओके। तो किस तरह से पॉइंट वाइज हम पूरे ऐसे को बिल्ड कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं, और कितने तरीके से इंट्रोडक्शन को बनाया जा सकता है, ठीक है। स्टोरी फॉर्मेट में कोई पुराना वृत्तांत आप सुना सकते हो, राइट, या कोई एग्जांपल दे सकते हो, क्वेश्चन रेज कर सकते हो शुरुआत में। तो व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ स्टार्टिंग द एस्से पेपर, ये हम सीखेंगे। इसके अलावा बॉडी को कैसे बिल्ड करेंगे, कैसे पॉइंट वाइज जगलिंग करेंगे, और फिर कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, सजेशंस क्या देंगे, वे फॉरवर्ड क्या देंगे। तो इन सब चीजों पे हम ध्यान देंगे अगले वाले आंसर राइटिंग एस्से के, एस्से राइटिंग वाले अपने वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर से। जय हिंद। आप सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, देश को आगे लेके बढ़िए। बाय बाय।